उस दिन मेरा मन बहुत बुझा बुझा सा था। मेरी बेटी रिया 4 साल का मेडिकल कोर्स करने के लिए कजाकिस्तान चली गई थी। जाते जाते वो घर को बुरी तरह फैला गई थी। न जाने कहाँ कहाँ उसका सामान पड़ा रहता था। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगाकर 8-10 लाख रुपए का लोन लेकर उसे भेजा था। महीनों वो इसी तरह के कॉलेजों में एडमिशन की जानकारी लेती रही थी। मेरिट में उसको वो रैंक नहीं मिली थी कि इतने में भारतीय निजी कॉलेज में पढ़ाई कर सके। 8 दिन बाद मेरा कार्तिक भी जब अपनी नौकरी पर देहरादून चला गया तो मैं काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगी थी। पर फिर भी घर समेटने में मुझे 8 दिन और लग गए। शादी के 2-3 दिन बाद राम ने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। उस दिन मुझे सुबह से लग रहा था कि अब कोई काम ही नहीं है। अब तक अपने वैवाहिक जीवन में मैं हमेशा काम समेटने के चक्कर में, घर चलाने व सुव्यवस्थित रखने की हाय तौबा में और बच्चे पालने पोसने में ही जिंदगी जीती आई थी। शांति से बैठने अपने बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी, पर बच्चे जल्दी हो गए और मैं बिहार के एक कस्बे से दिल्ली आ गई। अपने शहर में कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। शादी के टाइम पहली बार गई थी। रिया बहुत बार कहती कि मम्मी चलो, पर मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जब भी किसी पत्रिका में हाथों की देखभाल, पाँवों की सुरक्षा या त्वचा की देखभाल पर कोई लेख पढ़ती थी तो लगता था ये सब खाली वक्त के चोचले हैं या फिर उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में नौकर चाकर हैं, अथवा उनके लिए हैं जो मॉडलिंग करती हैं। मगर अब जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंचकर जब मैं दोनों बच्चों की शादियां निपटा चुकी थी, फुर्सत के छड़ जैसे मेरे आगे पीछे बिखर गए हैं। अब जब मैंने खुरदुरे हाथों और बिवाही पड़े पैरों पर निगाह डाली तो हैरानी हुई कि इन पर कभी ध्यान क्यों नहीं गया। मैं उठकर शीशे के आगे जा खड़ी हुई। उफ, क्या ये मैं हूँ? बाल किस कदर काले सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। झुर्रियाँ और आंखों के नीचे का कालापन मेरी लापरवाही का संकेत है, या मैं सचमुच बूढ़ी हो गई हूँ? दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, अगले दिन ही तो पूरे 39 वर्ष की हो जाऊंगी मैं। सोचकर उदासी की परत और गहरी हो गई। अब ना मैं बूढ़ी कही जा सकती थी और ना ही जवान। अपने बच्चों अपने ठिकाने पर जा चुके थे और राम अपने में ही मस्त थे। रह गई तो सिर्फ मैं। अपनी जिंदगी के अकेलेपन का एहसास होते ही वीरानी और निराशा ही महसूस करने लगी। अतीत को टटोला तो लगा अपनी नासमझ या फिर जिद्दीपन या दोनों की वजह से मैं अपने बच्चों की सिर्फ माँ बन सकी हूँ, एक अच्छी पत्नी नहीं। राम भी बिहार से दिल्ली आया था और उसके विवाह के पहले के बहुत से दोस्त थे। कई साल तक रूममेट भी थे। उनके साथ उसे अपनापन लगता था। फिर सोचा, खैर जो हुआ सो हुआ, अब अपना फुर्सत का साथी अपने पति को ही बनाना होगा। बच्चों के पीछे तो सारी जिंदगी ही बिता दी मैंने। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने विचारों की केचुली से निकलकर दरवाजा खोला। देखा मेरे पति राम दफ्तर से लौट आए हैं। मैंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। राम बोले, ओ, आज ये सूरज कहाँ से उगा है? तुम और फुर्सत से मुस्कुराकर मेरा स्वागत करो। क्यों भाई, तुम्हें तो इस वक्त रसोई में होना चाहिए था, या मोबाइल पर भाभी या फिर माँ से चुगली करने में व्यस्त। राम का व्यंग मुझे अंदर तक कचोट गया। सारा उत्साह बटोर कर बोली, अब दोनों बच्चे चले गए, आखिर कभी तो फुर्सत होनी ही चाहिए। पर मुझे अब फुर्सत नहीं है। मेरे फुर्सत के छड़ों पर मेरे उन दोस्तों का अधिकार हो गया है जो शादी से पहले साथ थे मेरे। राम बोले, फिर कुछ उदास होकर आगे कहने लगे, मैंने कितना चाहा कि तुम मेरे साथ रहो, मेरी हमदम रहो शादी के पहले,
साल ही कार्तिक हो गया, पर तुम्हें तो बस बच्चों के आगे कभी कुछ सूझा ही नहीं। मैंने कहा भी था कि गर्भपात करा लो, पर तुम्हारी दकियानूसी माँ नहीं मानी। अब मैं मजबूर हूँ, चाहो तो रोज की तरह रसोई में चाय बनाकर रिया के हाथ भेज दो। मैं तब तक तैयार हो रहा हूँ। आधे घंटे में हम सब अपने दोस्त फ्लैट पर मिल रहे हैं। राम मुझे आहत करके दूसरे कमरे में चले गए। मैं हताशा सी दूसरे कमरे से निकलकर रसोई में आ गई। राम ये भी भूल गए थे कि रोज उन्हें चाय पहुंचाने वाली रिया अब ससुराल जा चुकी है। चाय बनाते बनाते मैं सोचती रही कि आज राम उसके जाने के बाद पहली बार दफ्तर गए हैं, इसीलिए शायद रोज के क्रम को याद कर रहे हैं। चाय बनाकर मैंने राम को दे दी। प्याला पकड़ते हुए वे बोले, ओह, मैं तो भूल ही गया था, रिया तो अब है ही नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रो पड़ूंगी, पर कोई नहीं, जैसे तैसे चाय समाप्त हो गई। राम भी चुपचाप चाय पीकर मेरे हाथों में प्याला पकड़ाते हुए बोले, खैर मैं चलता हूँ, देर हो रही है। मैंने निरीह सी होकर उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे राम पर बहुत गुस्सा आया। एक तो मैं इतना अकेलापन महसूस कर रही थी, उस पर व्यंग बाढ़ चलाकर मुझे और आहत कर गए। निढाल सी पड़कर मैं अनायास रोने लगी कि एक दिन दोस्तों के साथ महफिल न सजाते तो क्या हो जाता। यही सोच सोच कर मैं काफ़ी देर तक रोती रही। फिर मुझे लगा कि शायद ऐसी स्थिति पर पहुंचने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। आज कुछ नया तो नहीं घटा, फिर 17 वर्षों के बाद ही क्यों मुझे राम का इस तरह जाना खल रहा है। ऐसा तो हर शाम होता था, पर मुझे कभी कुछ खास नहीं लगा था, या शायद बच्चों के झंझटों से निकलकर मैंने कभी इस बात पर ज़्यादा गौर ही नहीं किया। लगा कि अब शायद सचमुच मैं बहुत फुर्सत में हूँ। तभी तो 19 वर्ष पूर्व के अपने सुनहले रुपहले दिन याद आने लगे थे। मैं 22 की थी, राम 28 के। राम से जिस वक्त मेरी शादी हुई थी, उस वक्त मैं और राम एक दूसरे में ही खोए रहते थे। राम के दफ्तर के जाने तक मैं उनके आगे पीछे ही घूमती रहती थी, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती। राम तब मुझे पाकर फूले न समाते थे। इतना ख्याल तो कभी उनकी माँ ने भी नहीं किया था, ऐसा उनका कहना था। हम लोग एक बड़े कस्बे से आए थे। अच्छी पढ़ाई लिखाई के बावजूद मुझे घर में रहना ही पसंद था। राम ने बहुत कहा कि कोई नौकरी कर लो, पर मैं नहीं मानी, क्योंकि बच्चों को कौन देखेगा। शुरू में दिन भर मैं राम के इंतजार में उनकी मनपसंद चीजें बनाती रहती। आने का वक्त होता तो सज धज कर उनका स्वागत करती और फिर हम चाय पीकर घूमने निकल जाते। छुट्टी वाले रोज कभी नहीं घूमते, कभी कहीं, कभी पिक्चर तो कभी पिकनिक। पड़ोसी कब हमें युगल कपोत कहा करते थे, क्योंकि मैं शादी के 1 साल में ही गर्भवती हो गई। इच्छा पूरी होती तो मैंने उसकी एहतियात के बिना घूमना फिरना काफ़ी कम कर दिया। राम को घूमने और पिक्चर देखने का बेहद शौक था, पर मैं उन्हें थोड़े ही दिन की तो बात है कहकर उन प्रोग्रामों को टालने लगी। फिर 9 महीने बाद कार्तिक जब मेरी गोद में आया तो मुझे सब कुछ मिल गया। राम भी खुश थे। हमने प्यार से उसका नाम कार्तिक रखा। 40 दिन के आराम के बाद राम ने पिक्चर का प्रोग्राम बनाया, तो मैंने ये कहकर मना कर दिया, वहाँ कार्तिक रोएगा, बीच में उसके वक्त का दूध होगा, तो वहाँ कैसे पिलाऊंगी। आपका बहुत मन हो तो किसी दोस्त के साथ चले जाओ। राम उस दिन मन मार कर अकेले पिक्चर देखाए थे, पर फिर वो एक दिन का क्रम नहीं रहा। मैं कार्तिक के मोह में धीरे धीरे फंसती चली गई और घूमने फिरने पर एकदम पाबंदी सी लग गई।
जब कभी राम उत्साहित होकर कहीं चलने का प्रोग्राम बनाते तो मुझे लगता बच्चे के साथ बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सर्दी होती तो कहती कार्तिक को सर्दी लग जाएगी, बाहर बहुत हवा है। गर्मी होती तो उसे लू लग जाने का भय बताती और बरसात होने पर उसके भीग जाने का। सुनकर राम कभी कभी चिढ़ जाते थे। कभी कभी राम अपनी कमीज के बटन टूटने की ओर ध्यान दिलाते तो मैं मुस्कुरा कर कहती, वक्त ही नहीं मिला आपके लाडले से, सारा दिन नचाए रखता है। अच्छा, आज जरूर लगा दूंगी। अक्सर मैं उनके बताए काम भूल जाती। उनके आगे पीछे घूमना तो मैंने छोड़ ही दिया था। इस तरह कार्तिक की देखभाल में न जाने कब राम को खोती चली गई, इसका मुझे पता ही नहीं चला। राम के साथ घूमने में जो मजा आता था, उससे ज्यादा मजा मुझे कार्तिक को गोद में लेकर निहारते रहने में आता। दिन भर कार्तिक के साथ कब गुजर जाता मुझे पता ही न चलता। ये भी याद ना रहता कि राम के आने का वक्त हो गया है। एक दिन की बात है, राम ने दफ्तर जाते वक्त मुझसे पैंट कमीज निकाल देने को कहा। उस वक्त कार्तिक अपने नैपकिन को गीली करके रो रहा था। मैं बोली कि कार्तिक रो रहा है, तुम जरा अपने आप निकाल लो, तब तक मैं उसका नैपकिन बदल देती हूँ। मैं गुनगुनाती हुई कार्तिक का काम करने लगी। राम ने अपने आप कपड़े तो निकाल कर पहन लिए, परंतु नाश्ते के वक्त मुझसे बिल्कुल नहीं बोले। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके ही खून की अपने हाथों से देखभाल करती हूँ, किसी आया या नौकरानी पर नहीं छोड़ती। अब बच्चे के साथ काम तो बढ़ ही जाता है, ऐसे में उल्टे आपको चाहिए कि मेरा हाथ बटाओ। कभी कभार सब्जी कटवा दो, चाय बना दो या कार्तिक का कोई काम कर दो। अपने कपड़े तो अपने आप निकालने के लिए आपको अब पहले ही तरह मैं खाली तो नहीं हूँ जो हर वक्त आपके आगे पीछे घूमती रहूँ। सुनकर राम मुझे घूरते रहे, फिर दफ्तर चले गए। मैंने बाहर जाकर उन्हें विदा भी नहीं किया। कार्तिक ने उल्टी कर दी थी, उसे ही साफ करने में लगी रही। उस दिन कार्तिक ने कई बार उल्टियाँ की। घबराकर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। दवा पीने के बाद वो आराम से सो पाया। मैंने कार्तिक की उल्टियों से खराब हुए कपड़े धोने ही शुरू किए थे कि राम दफ्तर से लौट आए। शाम के 5 बज गए थे। मुझे पता ही नहीं चला था। उलझे बालों और भीगे गाउन से मैंने दरवाजा खोला तो राम को फिर गुस्सा आ गया। बगैर मुझसे बोले ही वे अंदर दाखिल हो गए। कार्तिक तब तक जाग गया था। मैं राम से बोली, राम, कार्तिक को उठा लो, मैं तब तक कपड़े सूखने डालकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। सुनकर राम बोले, सारा दिन दफ्तर में काम करते करते थक कर घर आया हूँ, अब क्या यहाँ भी नौकरी बजाऊँ? तुम चाय रहने दो। तुम्हें तो अब इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने बाल संवारो, वक्त पर कपड़े धो और मेरे लिए कुछ वक्त निकालो। मैं कहीं बाहर ही चाय पी लूँगा। रिया मेरी दिन भर की व्यस्तता का लेखा जोखा लिए बगैर बाहर चले गए। मेरा दिल रोने को हो आया। दरवाजा बंद करके रोते रोते कार्तिक को उठाकर मैंने चुप कराया, उसे गर्म दूध कर पिलाया, दवा दी। वो खेलने लगा तो मैंने फटाफट कपड़े धोकर सूखने डाल दिए। शाम की चाय अकेले ही पी। अब तक मैं सुबह से काम करते करते थक गई थी, परंतु रात का खाना अभी तैयार करना था। जल्दी जल्दी वो भी काम निपटाया और स्वयं तैयार होकर राम का इंतजार करने लगी। राम रात के 8 बजे लौटे। मुझे अनदेखा करके बोले, खाना तैयार हो तो ले जाओ, नहीं तो कल से खाना भी बाहर खा लिया करूँगा, फिर तुम्हें कार्तिक के लिए और ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु चुप रहना ही उचित समझ खाना परोस कर ले आई। इतने व्यंग सुनकर मेरी भूख मिट गई थी। गले में ग्रास अटके जाते थे, पर जैसे तैसे खाना निपटा कर मैं उठ गई। राम ने मेरे कम खाने पर कुछ नहीं पूछा,
तो और उदास हो गया मन, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। सोचा रात के एकांत में राम जरूर मुझे प्यार करेंगे, अपनी गलती के लिए कुछ कहेंगे। परंतु बर्तन समेटकर कमरे में आई, तब तक राम सो चुके थे। उस पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं सकी, आंखें बार बार भीगती रहीं। मन में भी ये विचार आया कि राम कहीं किसी चक्कर में तो नहीं फंस गए। पर अंत में ये सोचकर कि आगे से राम के आने तक मैं वक्त से ठीक होकर तैयार हो जाया करूंगी, मैं हल्की होकर सो गई। सुबह देर से आँख खुली। कार्तिक बेतहासा रो रहा था और राम अखबार पढ़ रहे थे। झटके से उठी, कार्तिक को उठाया और राम से बोली, इतनी देर से रो रहा है, क्या ये सिर्फ मेरा ही बेटा है जो आप इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देते? राम चिढ़कर बोले, अलार्म का काम कर रहा था तुम्हारा सपूत, सो मैं उठा रहा ताकि तुम उठकर चाय तो तैयार करो। अब इसके होने पर न जाने क्या क्या बंद होने वाला है मेरा। जैसे मुझे खिजाते हुए वे दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं उठकर कार्तिक को दूध दिया, फिर स्वयं बाथरूम से निपटकर चाय बनाकर लाई। तो राम बोले, अब बेड टी तो गोल, ये नाश्ते का वक्त है, कुछ साथ में ले आती तो नाश्ता गोल होने से बच जाता। राम के इस तरह के व्यवहार की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सुबह सुबह लड़ाई करके बात बढ़ाना बेकार समझ मैंने राम को घूर कर बिस्कुट का डिब्बा पकड़ा दिया और चुपचाप चाय पीने लगी। अभी बेइंतहा काम मेरा इंतजार कर रहा था। पहले ही काफ़ी देर हो गई थी। मैंने खाली चाय पीकर रसोई में आ गई। राम के लिए लंच बॉक्स तैयार करना था। कार्तिक को वॉकर में बैठाकर मैं रसोई में ही ले आई। झटपट सब्जी बनाई और आटा गूंदकर पराठे तैयार किए। तब तक राम तैयार हो चुके थे। मैंने चुपचाप लंच बॉक्स राम को पकड़ा दिया। बाहर तक छोड़ने आई तो राम मेरी ओर बगैर ध्यान दिए चल दिए। सारा दिन मन बुझा रहा, अंदर का खालीपन और गहरा हो गया। कार्तिक की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी। मैं सारा काम चुपचाप करती रही। दिन में माँ को पूरी बात बताई तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी शुरू कर दी कि पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है। पति को कैसे भी मना और भूल कर भी लड़ना नहीं। शाम हुई तो मैं तैयार होकर राम का इंतजार करने लगी, मगर राम शाम के 7 बजे आए। मैंने अच्छी साड़ी पहनी थी, पर उसे कार्तिक ने 3 बार गीला कर दिया था और वो जगह जगह से मूस गई थी। गोदी में उछल उछल कर उसने मेरे बाल भी अस्त व्यस्त कर दिए थे। राम देर से आने की कैफियत दिए बगैर बोले, भारत की औरतों में एक बात है, बच्चों के पीछे सारी जिंदगी तबाह कर देती हैं। गीली साड़ी, उलझे बाल, खुरदरे हाथ और मुरझाया चेहरा, बस बच्चों के बाद यही तस्वीर मिलेगी औरतों की। अरे बाहर की औरतों को भी देखो, कैसे बच्चे पालती हैं, घर का काम भी करती हैं, बाहर का भी, फिर भी फूल की तरह मुस्कुराती रहती हैं। मैं बिना कुछ कहे हिचकियां भर भर कर रोने लगी। रात होते ही बोली, सारा दिन खप कर काम किया, फिर सच कर आपका इंतजार करती रही। इतनी देर से आए और अब भाषण देने लगे। बच्चों के लिए बड़ी आया नौकरानी रख दी है ना, जो सारा दिन फूल सा मुस्कुराता चेहरा लेकर आपके आगे पीछे घूमती रहूं। बर्तन सफाई, कपड़े, कार्तिक की देखभाल सब मेरे जिम्मे है। आपको तो सिर्फ बातें बनानी आ गई हैं। काम से लौटकर जख्मी तीर चला देते हो। अब कार्तिक को आप ही संभालो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। कहकर मैं सचमुच अपने कपड़े समेटने लगी। राम सिटपिटा कर बोले, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे बगैर कहीं मेरा गुजारा है? छोड़ो भी यार, हम तो कहते हैं हमारे अभी कुछ ख्याल रख लिया करो बस। मैं पिघल गई। राम ने उस रात मुझे खूब प्यार किया। खाना खाकर राम टहलने गए तो मेरे लिए एक कोल्ड क्रीम और हैंड लोशन खरीद लाए। बोले,
काम के बाद इन्हें इस्तेमाल किया करो, हाथ खराब नहीं होगे। सुनकर मुझे लगा कि राम अब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं ही बुरी हूँ जो उनका ध्यान नहीं रखती। कुछ दिन मैंने राम का खूब ध्यान रखा। थोड़ा जल्दी सुबह उठने से राम के लिए वक्त निकल आता था, पर थोड़े दिनों बाद मैं इस क्रम से ऊब गई, क्योंकि दिन भर कार्तिक मुझे सोने नहीं देता था और रात को भी जगाता था। नींद पूरी ना हो पाने से मैं चिड़चिड़ी हो गई और हार कर मैंने सुबह देर से उठना शुरू कर दिया। सारा दिन फिर उसी क्रम में सब काम देर से होते गए और शाम तक राम के लौटने तक मैं कामों में ही उलझ रहने लगी। स्वयं अपने पर ध्यान देने और सचने के लिए वक्त निकालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। कभी राम किसी पत्रिका में त्वचा की देखभाल या हाथ पैरों की सुरक्षा पर कोई लेख पढ़कर मुझे पढ़ने को कहते, तो पढ़ने पर मुझे लगता कि अब वे सब किताबी बातें हैं, क्योंकि ढेर से काम निपटाने के बाद जब रात होती तो सिर्फ जल्दी से बिस्तर में घुसना ही याद रहता। गर्म पानी से हाथ पैर साफ करके उन पर क्रीम और लोशन मलने में आधा घंटा भी गुजारना मुझे व्यर्थ लगता। सुबह फिर उसी क्रम में व्यस्तता से शुरू हो जाती। इस व्यस्तता ने मेरे हाथ पैर और चेहरे को बेरौनक कर दिया था, पर मैं सोचती इसमें क्या कर सकती हूँ, घर का सारा काम भी तो मुझे ही निपटाना है। राम ने देर से घर आना शुरू कर दिया था, पर कार्तिक की देखभाल और घर की व्यस्तता में उलझ मैं राम के देर से आने को कभी महत्व नहीं दे पाई, क्योंकि उनके जल्दी घर आ जाने का मतलब था कि मैं भी साथ तैयार होकर कहीं घूमने निकलूं, जो मुझे खलने लगा था। बच्चों के साथ कहीं ये सब संभव नहीं है। साड़ी अच्छी दुर्दशा से बचने के लिए मैं अक्सर गाउन ही पहन लेती। राम ने अब कहना छोड़ दिया था। मैंने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि राम घर क्यों देर से आते हैं। कार्तिक 3 साल का हो गया था। कुछ काम कम होता, इससे पहले ही रिया पैदा हो गई और मैं उसी क्रम में उलझती चली गई। घर, बच्चे और मैं, न जाने कब सुबह होती और कब रात। काम खत्म होने को ही नहीं आते थे। बच्चों के मोह में अटकी मैं सारा दिन उनके आगे पीछे घूमकर खाना पीना या दूध दिया करती। नहीं खाते तो हाथ से ग्रास बना बना कर खिलाती। कार्तिक अब स्कूल जाने लगा था। उसे पढ़ाने का काम और बढ़ गया था। राम सुबह दफ्तर जाते तो रात के 7-8 बजे ही घर लौटते, फिर खा पी कर सो जाते। कभी कभी मैं रोज के क्रम से ऊब कर कुछ मनोरंजन चाहती। छुट्टी वाले रोज राम को बच्चों के साथ कहीं पिकनिक पर चलने को कहती, तो वे बगैर कुछ बोले विद्रूपता से हंसकर अकेले ही बाहर चले जाते। मैं उदासी से ऊब कर बच्चों से ही दिल बहला लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। रिया अब 3 साल की हो गई। मैंने उसे भी स्कूल में डाल दिया। अब दोपहर का थोड़ा सा वक्त मुझे खाली मिल जाता था, पर मैं तब अपने काम पर ध्यान ना देकर बच्चों के कपड़े सीती, स्वेटर बुनती या फिर सो जाती। शाम को बच्चे आते तो मैं फिर उनमें रम जाती। गरम खाना बनाकर देती, घर में मक्खन से घी बनाकर पौष्टिक खाने का इंतजाम करती। उन्हें पढ़ाती और उससे वक्त बचता तो फटे उधड़े कपड़े ठीक करती। अब तक मोबाइल भी चलना सीख लिया था मैंने। मोबाइल पर बहनों, चचेरी बहनों, बुओं से खूब बातें करती, क्योंकि वे सब या तो बच्चों की बातें करती या तीज त्योहार और पंडितों की। मुझे जैसी कसबसाई लड़की को यही अच्छा लगता। पड़ोस में कोई भी खास संबंध नहीं बना, क्योंकि हम लोग पिछड़ी जाति के माने जाते थे और पास पड़ोस के लोग ऊंची जातियों के थे जो घास नहीं डालते थे हमें। राम रात को लौटते थके थके से चुपचाप से। मैं समझती काम की अधिकता इंसान को चुप रहना सिखा देती है। झटपट उन्हें गरम खाना परोस कर देती और एक आध बात का हाँ हूँ में जवाब देकर
बिस्तर में घुस जाते। मैं जब तक सब कुछ समेट कर कमरे में आती तब तक राम सो जाते। बच्चे अपने पिता के आने पर सहम कर चुप हो जाते थे, क्योंकि राम ने कभी उन्हें प्यार से पुचकार कर गोद में नहीं उठाया और ना कोई लाड प्यार किया। बच्चों को प्यार की कोई कमी महसूस ना हो, इसीलिए मैं उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करती, उन्हीं में रमी रहती। राम के पिता भी ऐसे ही थे। हाँ, राम ने शादी के शुरू के महीनों में बताया था कि शहर आने पर उसे पता चला कि माँ बाप किस तरह बच्चों के दोस्त बन जाते हैं, पर हमारे परिवारों में ये संभव नहीं था। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। मुझे एक दिन उड़ती उड़ती खबर मिली कि राम अपने दफ्तर की स्टेनोग्राफर के साथ शाम गुजारते हैं। सुनकर बहुत अटपटा सा लगा। गृहस्थी चलाने में क्या सज संवर कर औरत प्रेम प्यार का नाटक कर सकती है भला। मुझे लगा मर्द की इस विविधता की चाह तो मिटा पाना असंभव है। पत्नी आखिर पत्नी है और प्रेमिका प्रेमिका। यही सोचकर मैं चुप्पी साध गई कि बात खुल जाने पर बच्चों पर हमारी बहस का बुरा प्रभाव पड़ेगा। राम अक्सर दफ्तर की तरफ से 3-4 दिनों के लिए टूर पर जाया करते, पर इस बात के पता चलने पर उनके दौरे पर जाने के बाद मन कहीं टिकता ही ना था। क्या पता इस वक्त राम क्या कर रहे हों। यही सोच सोच कर मैं रात रात भर जागती रहती। 2-4 बार फोन आने पर वे हाँ हूँ करके बात बंद कर देते। उनके लौटने पर ही मन कुछ संयत होता। दिन गुजरते रहे और राम से दूर होती चली गई मैं। कार्तिक और रिया दोनों अब जवान हो गए थे। कार्तिक तो पिता से ज़्यादा बात ही नहीं करता था। उनके आने पर चुपचाप अपने कमरे में खिसक जाता था। मगर एक दिन रिया ने पिता से पूछ ही लिया, पिताजी आप रात को इतनी देर से क्यों आते हैं? आखिर हमें भी तो आपका थोड़ा वक्त चाहिए। मेरी अब सहेलियों के पिता तो उनके साथ कैरम बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। तब राम झेपते हुए बोले थे, हाँ भाई, अब तुम कहती हो तो जल्दी आ जाया करेंगे। अभी तक तुम्हारी माँ ने तो हमसे कभी कहा ही नहीं कि जल्दी आया करो। ना तुम्हारी माँ के पिता ने उनसे कभी बात की होगी, ना मेरे पिता ने। अब जमाना बदल रहा है, पर हम वहीं रह गए हैं। मैं तब कट कर रह गई, मगर उस दिन से राम शाम को जल्दी आने लगे थे। फिर भी बच्चों के सामने राम के सम्मुख मैं कम ही पड़ती थी। न जाने क्यों हीनता की भावना घर कर गई थी मुझ में। राम की इधर उधर की ताक झाक से भी मन कुछ चिढ़ गया था। मौन गुस्सा दिखाकर राम को उनके व्यवहार की गलती बताती बताती मैं उनसे छिटकती चली गई। राम की निष्ठुरता पर भी खूब क्रोध आता। उनके शाम को जल्दी ना आने पर खींची हुई मैं रसोई में ही चाय बनाकर रिया के साथ भिजवा देती और स्वयं काम में उलझ रहती। थोड़ी देर रिया के साथ गप्पे लड़ाकर राम फिर बाहर चले जाते। मुझे महसूस होता मेरे अंदर एक बांध है जो किसी दिन टूट जाएगा तो सब कुछ उसमें बह जाएगा। पर ये बांध कभी टूट नहीं पाया। ठंडी रिक्तता हम दोनों के बीच बनी रही। कार्तिक ने इस बीच बीटेक कर ली। देहरादून के रिसर्च इंस्टीट्यूट में अब उसको नौकरी लग गई थी और मैं और रिया काफ़ी अकेले पड़ गए। अक्सर कार्तिक से मोबाइल पर बात होती रहती थी। उसे मेरी बहुत याद आती थी। फिर एक दिन कार्तिक का मैसेज आया, मैंने अपनी पसंद की एक ईसाई लड़की से कचहरी में शादी कर ली है। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि शायद पता चलने पर आप और पिताजी इसके लिए कभी राजी ना होते। कुछ दिन छुट्टियां मिलने पर आपका आशीर्वाद लेने आऊँगा। मैसेज पढ़कर मैं एकदम से टूट गई। मैंने पल पल घुट घुट कर सारी इच्छाएं और उमंगें मैंने कार्तिक पे कुर्बान कर दी थी और उसने मुझे शादी करके कैसे सूचना भेजी। अपने इस जीवन संध्या में जब से रिया के ससुराल जाने के बाद कार्तिक की बहू से दिल बहलाने के ढेरों ख्वाब संजो रही थी, वे सारे उसके पत्र ने बिखेर कर रख दिए। उसकी उम्र ही अभी क्या थी
जो शादी कर ली। शहरों में तो लड़के 30-32 में शादी करते हैं। राम का मैसेज पढ़कर खूब हंसे, बोले, देख लिया बच्चों पर बेहद कुर्बान होने का नतीजा। ना तुम इधर की रही ना उधर की, और भुगतो। राम तो कहकर रोज की तरह लापरवाही से बाहर चले गए, पर मैं बहुत रोई थी। काफी दिन उदास रही, मन ही मन रोती रही। गुस्से के मारे कार्तिक को बधाई भी नहीं दी। रिया उन दिनों मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अब जिंदगी के इस पड़ाव में आकर मैं अकेली रह गई थी, जो इसके लिए किसको देश देती। शायद उसमें राम का कम और मेरा ज्यादा दोस्त था, या सिर्फ मेरा ही था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं अपने में लौट आई। राम घूमकर घर लौट आए थे। मुझे उदास देखकर लापरवाही से बोले, क्यों भाई, क्या उदासी? ये उदासी क्यों है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें शाम को बताना ही भूल गया। मैं तो खाना खाकर आया हूँ, तुम खा लो। फिर जरा मेरी तैयारी करनी है। 3-4 दिन के लिए दफ्तर की तरफ से मुझे कल लखनऊ जाना है। कहकर वे स्वयं अपना सामान अटैची में रखने लगे। मैं असमंजस में पड़कर सामान रखवाने लगी कि पीछे से अकेली कैसे रहूंगी। खैर, मैंने खाना तो यूं ही समेट कर रख दिया। भूख न जाने कहाँ उड़ गई थी। पूरी रात न जाने कैसे कैसे संकल्प करती रही। सुबह मैंने उन्हें विदा किया, पर अब मैं उदास नहीं थी। सोचा, जैसे भी हो, जो गुजर गया उसे लौटाना होगा। आगत के सामने नए सिर से खड़े हो सकने की सामर्थ्य तो पैदा करनी ही होगी। अपने अंदर राम के साथ हर पल गुजारने के लिए उनके मन मुताबिक बनना ही होगा मुझे। दोपहर को बाजार जाकर अच्छी सी दुकान में पैर और हाथ साफ करने का सारा सामान, कोल्ड क्रीम, हैंड लोशन, ग्लिसरीन, गुलाब जल, नेल पॉलिश, इत्र, यहाँ तक कि बाल काटने करने का तेल भी खरीद लाई। एक पास के ब्यूटी सैलून में गई और बालों से लेकर पैरों तक को ट्रीट कराया। 3-4 घंटे लगे और कुछ हजार का बिल भी आया, पर मुझे संतोष था कि मैं सही कर रही हूँ। फिर पता ही नहीं चला कि 4 दिन कैसे गुजर गए। मैं शीशे के आगे स्वयं जा जाकर कायाकल्प पर हैरानी होती रहती। आखिर राम दौरे से लौटे। दरवाजा खुलते ही मुझे देखकर हैरान हो गए। मैं उनसे लिपट कर बोली, भूल गई थी मैं कि जीवन साथी ही होता है। हम दोनों की ही जीवन संध्या अब करीब है। जिंदगी के इस पड़ाव पर हमें एक दूसरे की सख्त जरूरत है। अब से मैं हर पल तुम्हारी हूँ। सुनकर और हाथ की अटैची नीचे रखकर राम ने मुझे गर्माजोशी से गले लगा लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।